हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। हम लोग आपका एचपीएससी लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपका सॉल्व कर रहे हैं। हमने आपका इससे पहले आपका नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल मशीन दो सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हम लोग आपका देख चुके हैं कि आपका उसका लेवल क्या था और कैसे हम लोग आपका सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग आपका देखेंगे नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट मेजरमेंट में आपका क्वेश्चन कितना आया हुआ था और उसके आपका क्या लेवल थे, और साथ ही साथ आपका देखेंगे कि सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमने जो आपका नंबरिंग लिया है वो आपका पेपर में जो आपका था वही नंबरिंग आपका एज इट इज हमने आपका रखा है, कोई चेंज आपका नहीं किया है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन अ 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट one of the wattmeter will show zero reading when the power factor of load is। आपसे क्या कह रहा है कि हम लोग आपका 2 वाट मीटर मेथड आपका यूज कर रहे हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ आपका पावर। आपसे कह रहा है कि वन ऑफ द वाट मीटर विल शो जीरो रीडिंग। आपका जो है कोई एक वाट मीटर का रीडिंग जीरो होगा, ये आपका किस पावर फैक्टर पर होगा? when the power factor of load is। तो हम लोग आपका जानते हैं कि वाट मीटर आपका 2 वाट मीटर मेथड में जो आपका इंडिविजुअल वाट मीटर का मेजरमेंट होता है, हम लोग आपका ले रहे हैं कि आपका फर्स्ट वाट मीटर जो है उसका मेजरमेंट क्या होता है, √3 VPH IPH cos 30 + 5। और सेकेंड वाट मीटर का रीडिंग आपका क्या होता है, तो √3 VPH IPH cos 30 - 5। अब आप यहां पर देखिए कि किसी एक वाट मीटर का रीडिंग हमें आपका जीरो चाहिए। आपका किसी एक वाट मीटर का रीडिंग जीरो चाहिए। ये कब संभव होगा? जब कोसाइन का वैल्यू आपका क्या होगा, जीरो होगा। और ये आपका कब होगा? अगर आपका फाई का वैल्यू आपका 60 होगा तो 60 + 30 आपका क्या होगा, 90, और cos 90 क्या होता है, जीरो। तो आपका टू गेट वन ऑफ द वाट मीटर रीडिंग जीरो, टू गेट one of the wattmeter reading जीरो, ये आपका फाई का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे कि अगर फाई का वैल्यू आप 60 डिग्री रखेंगे तो आपका क्या होगा, किसी एक वाट मीटर का रीडिंग जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग आपका देख रहे हैं कि फर्स्ट वाट मीटर का रीडिंग क्या होगा, जीरो होगा। अब आपसे कह रहा है कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ आपका फाई, ये आपका क्या होगा, पावर फैक्टर, यानी cos 60 डिग्री आपका क्या होगा, तो cos 60 डिग्री आपका होता है 1/2 यानी 0.5, 1/2 यानी 0.5। तो यहां पर आपका इसका वैल्यू क्या होगा, तो अगर आपका जो है पावर फैक्टर ऑफ द लोड इक्वल टू हो जाए 0.5 के, तो उस केस में आपका इस मशीन का जो आपका रीडिंग होगा, ये आपका जो वाट मीटर का रीडिंग होगा वो आपका क्या होगा, वन ऑफ द वाट मीटर रीडिंग जीरो होगा। यानी 4 का आपका क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 4 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 to 200 volt voltmeter has an accuracy of 2% at full scale reading. What will be the error if it reads 50 volts? आपसे क्या कह रहा है कि एक आपका वोल्टमीटर है, एक आपका वोल्टमीटर है जिसका फुल स्केल रीडिंग है 200 वोल्ट। और जब आपका ये इंस्ट्रूमेंट 200 वोल्ट को मेजर करता है
तो उस केस में इसका आपका जो है एक्यूरेसी कितना है 2%, यानी जो एरर आपका ऑकर होगा वो कितना होगा 2%। एरर आपका कितना है 2% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। यानी अगर हम लोग आपका एरर निकालें कि अगर आपका जो है ये वोल्टमीटर 200 वोल्ट आपका मेजर करता है तो उस केस में इसका एरर कितना होगा। तो 2% अगर फुल स्केल का हम लोग निकालें तो 200 इंटू 2/100, यानी ये आपका होगा 4। यानी हम लोग आपका क्या कर रहे हैं कि अगर आप इस वोल्टमीटर का यूज करते हैं 200 आपका मेजर करने के लिए तो इसमें 4 आपका क्या होगा एरर आपका होगा। यानी कि ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका मेजर कर सकता है 196 टू आपका 204। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरर इफ इट रीड्स 50 वोल्ट। अगर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ 50 वोल्ट तो उस केस में एरर क्या होगा। हम लोग को मेजर आपका क्या करना है 50 वोल्ट, तो मेजर्ड वैल्यू आपका है 50 वोल्ट। हमें एरर बताना है तो परसेंटेज एरर आपका क्या होता है, परसेंटेज एरर इक्वल टू आपका होता है एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। तो हम लोग आपका एरर कितना आ रहा है, तो एरर आपका आ रहा है 4 और मेजर कितना कर रहे हैं 50 इंटू आपका 100, यानी ये आपका इसको आप सॉल्व करेंगे तो एरर आपको कितना आएगा। एरर आपका जो है इसको हम लोग आपका सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 8। ये आपका कितना होगा 8। ठीक है, यानी आपका परसेंटेज ऑफ एरर आपका इसमें कितना मिल रहा है 8। तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन आपका देखें तो ये आपका क्या होगा डी। यानी अगर आप इस वोल्टमीटर को यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ 50 वोल्ट तो उसमें 8% का आपको एरर मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, अगर आप HPSC लेक्चरर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट स्पेशली आपका जो है HPSC लेक्चरर के लिए आपका मॉड्यूल लॉन्च की हुई है, जो क्लासेज आपका चल रहा है। अगर आप जो है इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को और आपका जो है स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, क्वेश्चन है कि इन अ PMMC इंस्ट्रूमेंट द सेंट्रल स्प्रिंग स्टिफनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिक्रीज बाय 0.04% एंड 0.02%, 0.04% and 0.02% respectively due to a rise in temperature by 1 degree Celsius. With a rise in temperature of 10 degree Celsius, the instrument reading will आपका क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक PMMC इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका स्प्रिंग स्टिफनेस और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिक्रीज हो रहा है आपका इतना परसेंट से ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने आपका क्या कहा कि आपको यहां पर दिया है कि स्प्रिंग स्टिफनेस डिक्रीज बाय 0.04% ड्यू टू राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिक्रीज बाय 0.02% ड्यू टू
राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्प्रिंग स्टिफनेस डिक्रीज हो रहा है आपका 0.04% से, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट आपका डिक्रीज हो रहा है 0.02% से। आपसे कह रहा है कि विथ अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस आपका राइज कर रहे हैं तो उस केस में इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग क्या होगा। इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग आपका क्या होगा, यानी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग आपका जो है 1 डिग्री सेल्सियस पर आपका डिक्रीज कितना कर रहा है, इतना %। तो हम लोग आपका निकाल लेते हैं कि 10 डिग्री अगर आपका राइज कर रहा है तो उस केस में स्प्रिंग स्टिफनेस और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना डिक्रीज होगा। तो ड्यू टू राइज इन विथ आपका राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका 10 डिग्री सेल्सियस आपका राइज करते हैं तो स्प्रिंग स्टिफनेस डिक्रीज आपका होगा कितना से। तो देखिए 1% पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस पर डिक्रीज आपका हो रहा है कितना, 0.04। तो अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस अगर आपका इंक्रीज करते हैं तो ये आपका क्या होगा 0.4% आपका डिक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका हम लोग देखें, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिक्रीज, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट कितना डिक्रीज होगा। तो आप देखिए कि 1% आपका जो 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप राइज कर रहे हैं तो आपका डिक्रीज कितना कर रहा है 0.02%। यानी अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस आपका राइज करेंगे तो 0.02 इंटू आपका 10, ये आपका क्या होगा 0.2%। यानी हम लोग यहां पर क्या देखें कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस आप राइज कर देते हैं तो उस केस में उस स्प्रिंग का स्टिफनेस डिक्रीज आपका हो जाएगा 0.4% से, और स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज होगा 0.2% से। अब हम लोग रीडिंग आपका देखना है कि रीडिंग में क्या चेंजेज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आपका ये आपका क्या है, मूविंग आयरन आपका इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका निकालें तो टीडी आपका क्या होता है NBAI, जहां आपका वेयर N आपका क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये आपका क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। B आपका क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या आप इसको कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। इसके बाद ए आपका क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, ए आपका क्या होगा एरिया, और आई क्या होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, हम लोग आपका क्या कर रहे हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा NBAI। अगर हम लोग आपका कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो कंट्रोलिंग टॉर्क TC इक्वल टू आपका होता है K थीटा, जहां आपका K होता है स्प्रिंग स्टिफनेस, और थीटा आपका होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन।
अगर आपका जो है ये इंस्ट्रूमेंट आपका जो है मेजर आपका करेगा, तो कब आपका मेजर करता है, जब आपका ब्रिज क्या हो, बैलेंस हो, यानी कि एट आपका बैलेंस, एट आपका जो है बैलेंस, तो आपका बैलेंस अगर होगा तो उस केस में टीसी इक्वल टू क्या होगा, टीडी के बराबर होगा, और टीसी आपका क्या है, के थीटा, और टीडी एन बी ए आई, एन बी ए आई, यानी थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, एन बी ए आई अपॉन के। अब आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है उसको आप देखिए, कह रहा है कि एक आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जो आपका रीडिंग आपका मेजर कर रहा है, जिसमें हम लोग आपका क्या देख रहे हैं कि जब आप टेम्परेचर में चेंज आपका कर रहे हैं तो दो पैरामीटर में चेंजेज हो रहा है। कौन कौन, एक आपका स्प्रिंग स्टिफनेस और दूसरा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आपका 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग आपका टेम्परेचर राइज आपका कर रहे हैं तो उस केस में स्प्रिंग स्टिफनेस आपका डिक्रीज कर रहा है 0.4% से, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट आपका डिक्रीज कर रहा है 0.2% से। हम लोग आपका मान लेते हैं कि इनिशियली ये जो आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसका आपका क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपका इनिशियली मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, बी आई और आपका के आई, के आई। हमने आपका यहां पर क्या कहा कि हम लोग आपका लेट कर लेते हैं, लेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लेट आपका लेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ and spring stiffness initially bi and ki। अगर आपका bi और ki होगा तो इनिशियली डिफ्लेक्शन आपका कितना होगा, तो थीटा हम लोग क्या निकाले हैं, एन बी ए आई अपॉन के, यानी इनिशियली आपका अगर डिफ्लेक्शन हम लोग निकालें तो थीटा आई आपका क्या होगा, एन बी, ये आपका क्या है, एन बी, तो बी आपका क्या होगा, बी आई ए, एन बी ए आई आई अपॉन के आई, अपॉन के आई। अब आपका हम लोग थीटा आपका फाइनल आपका देखेंगे, यानी कि जब आप 10 डिग्री सेल्सियस राइज आपका कर रहे हैं उस केस में डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर क्या हो रहा है। तो विथ आपका राइज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग आपका क्या मान रहे हैं कि थीटा एफ, और थीटा एफ क्या होगा, तो एन बी आपका फाइनल ए आई अपॉन के फाइनल, के फाइनल। तो अब आप यहां पर देखिए कि जब आप 10 डिग्री सेल्सियस आपका राइज करते हैं तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। कितना से, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज कर रहा है 0.4% से, और आपका स्प्रिंग स्टिफनेस आपका डिक्रीज कर रहा है 0.4% से, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज कर रहा है 0.2% से। मतलब अगर हम लोग आपका वैल्यू लिखें तो हमने कहा कि इनिशियली हमने आपका क्या माना है कि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, बी आई। अगर आपका 10 डिग्री सेल्सियस राइज होगा तो ये आपका डिक्रीज होगा कितना से, तो जब आप 10 डिग्री सेल्सियस आपका राइज कर रहे हैं
तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है 0.2% से। यानी अगर आप इसका वैल्यू लिखें, इसका वैल्यू आपका लिखें, तो ये आपका क्या होगा, एन बी आपका जो है, तो बी फाइनल आपका क्या होगा, 0.2% आपका डिक्रीज कर रहा है, और 0.2% अगर आपका डिक्रीज करेगा तो इसका वैल्यू आपका हम लोग क्या लेंगे, 0.998 BI। इनिशियली हमने कितना लिया है, BI, और अगर आप 0.2% आपका डिक्रीज करेंगे तो BI का वैल्यू कितना होगा, तो 0.998 BI। एरिया और आपका करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग आपका एज इट इज लिख लेंगे। अब आपका स्प्रिंग स्टिफनेस में आप देखिए, तो स्प्रिंग स्टिफनेस जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है कितना से, 0.4% से, और इनिशियल स्प्रिंग स्टिफनेस आपका क्या है, KI, तो ये आपका क्या होगा, 0.996 KI। यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू आपका होगा 1.00002 थीटा आई। यानी हम लोग आपका क्या देखें कि अगर आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका राइज होता है तो उस केस में जो फाइनल डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर होगा वो क्या होगा, 1.002 इंटू आपका इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। अब हमें आपका जो है यहां पर आपसे क्या कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, आपको ये बताना है। आपसे क्या कह रहा है कि आप बताइए कि द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग विल इंक्रीज और आपका डिक्रीज। तो इनिशियली आप देखिए कि इंस्ट्रूमेंट का आपका थीटा आई डिफ्लेक्शन आपका था कब, इनिशियली, लेकिन जब आप 10 डिग्री सेल्सियस आपका राइज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आपका कितना हो रहा है, 1.002 आपका थीटा आई। यानी आपका क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर रहा है। यानी परसेंटेज चेंज अगर हम लोग निकालें, परसेंटेज चेंज अगर आपका निकालें तो परसेंटेज चेंज आपका क्या होता है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन थीटा इनिशियल इंटू 100। तो थीटा फाइनल क्या है, 1.002 थीटा आई माइनस थीटा आई अपॉन थीटा आई इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो ये आपका क्या होगा, थीटा आई कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा 1 - 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा, जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 0.2। ये आपका क्या होगा, 0.2। यानी आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपका जो है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, जिसमें आपका दो पैरामीटर चेंज हो रहा है, कौन कौन, स्प्रिंग स्टिफनेस और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उस केस में जो रीडिंग आपका होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितना परसेंट से, तो 0.2% से। परसेंटेज आपका जो है इंक्रीज आपका क्या होगा, 0.2% से आपका इंक्रीज करेगा, ये आपका इंक्रीज करेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो ये आपका इंक्रीज बाय 0.2%, यानी इसका करेक्ट आपका ऑप्शन होगा ए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका जो है कोई आपका जो है इतना स्टैंडर्ड नहीं है, पर आपको अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि which of the following factors limit the deflection of the pointer of a PMMC instrument to about 90 degree। आपसे कह रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर को जो है लिमिट आपका करना है हमें 90 डिग्री तक, तो ये आपका जो है कौन कौन सा फैक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें आपसे कह रहा है फर्स्ट डैम्पिंग मैकेनिज्म। तो डैम्पिंग किस लिए यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग हम लोग आपका यूज करते हैं टू डैम्प आउट द ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर। तो हमें आपका डिफ्लेक्शन आपका होना है, डिफ्लेक्शन आपका जो है डैम्पिंग मैकेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा आपका जो है आपसे कह रहा है लीनियरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल मूव्स।
आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर जो है वो आपका कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन आपका चेंज होगा, डिफ्लेक्शन चेंज होगा। तो डिफ्लेक्शन आपका चेंज होगा, डेट मीन्स यहां पर हम लोग आपका कहेंगे कि ये आपका क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद कंट्रोल स्प्रिंग अरेंजमेंट। कंट्रोल स्प्रिंग का काम क्या करना होता है कि जहां पर आपका रीडिंग मेजर हो रहा है वहां पर उस पॉइंटर को कंट्रोल करना, लेकिन आपका डिफ्लेक्ट कितना होगा इस पर भी आपका डिपेंड करता है, लेकिन कंप्लीटली आपका जो है कंट्रोल स्प्रिंग पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कंट्रोल स्प्रिंग का काम क्या है, जो आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है उसको किसी पार्टिकुलर आपका जहां पर मेजरमेंट है वहां पर आपका कंट्रोल करना। नेक्स्ट आपका है शेप ऑफ द पोल शू ऑफ द हॉर्स शू मैग्नेट। जो आपका मैग्नेट यूज होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, उसके शेप पर भी आपका डिपेंड करता है क्या, डिफ्लेक्शन। और शेप आपका किस पर डिपेंड करता है, तो अगर आपका शेप जो है अगर लीनियर होगा तो डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, यहां पर आपका हमने कहा लीनियरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका क्या होगा, स्मूथ आपका डिफ्लेक्शन होगा और वो आपका क्या करेगा, इसको लिमिट करेगा अप टू 90 डिग्री सेल्सियस आपका डिग्री पर, अप टू 90 डिग्री पर। यानी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, 2 और 4 आपका जो है सही होगा, और 2 और 4 सही, डेट मीन्स आपका 59 का ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 59 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कह रहा है अ पीएमएमसी टाइप अमीटर एंड अ मूविंग आयरन टाइप ammeter are connected in series, are connected in series in a resistive circuit fed from output of half wave rectifier voltage source। आपसे क्या कह रहा है कि एक आपका पीएमएमसी टाइप अमीटर, पीएमएमसी टाइप अमीटर और मूविंग आयरन टाइप अमीटर, मूविंग आयरन टाइप अमीटर ये आपका कनेक्टेड है इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज इन अ रजिस्टिव सर्किट। ये आपका क्या है, एक रजिस्टिव सर्किट है जिससे आपका सीरीज में कनेक्टेड है, फेड फ्रॉम आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां आपका क्या है, हाफ वेव आपका रेक्टिफायर है जिससे हम लोग आपका इसको सप्लाई दे रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। कह रहा है इफ द मूविंग आयरन टाइप रीड्स 5 एम्पियर, इस हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसमें को आपका जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है 5 एम्पियर। मूविंग आयरन आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है 5 एम्पियर। आपसे कह रहा है कि आप बताइए पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट इज लाइकली टू रीड। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका क्या रीड करेगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आपका देखें कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका क्या मेजर करता है, आरएम आपका जो है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आपका एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, या आप कह सकते हैं डीसी कंपोनेंट को, डीसी कंपोनेंट को। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका मेजर करता है क्या, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। और अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर आपका यूज किए हैं सप्लाई के लिए, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है वो आपका इक्वल टू होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर आप निकालें तो ये आपका होता है Im बाई पाई। Im आपका क्या होगा, पिक वैल्यू ऑफ करंट, जबकि आपका पीएमएमसी आपका जो है इंस्ट्रूमेंट एवरेज वैल्यू मेजर करता है, जबकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आपका करंट फ्लो होगा
उसका आपका आरएमएस वैल्यू अगर हम लोग आपका देखें तो आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ये आपका होगा आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई 2। हाफ वेव रेक्टिफायर है, अगर आपका फुल वेव होता तो आपका क्या होता, आई आर एम एस इक्वल टू होता आई एम आपका जो है बाई आपका √2। तो यहां पर आपका जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या है, आई एम बाई 2। अब आप यहां पर देखिए हमें आपसे क्या कह रहा है कि जब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका मेजर कर रहा है तो वो आपका कितना मेजर कर रहा है, 5 एम्पियर। तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट अगर मेजर करता है तो वो आपका कितना मेजर करेगा। तो हम लोग आपका यहां पर आपका मूविंग आयरन का रीडिंग दिया हुआ है, यानी आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, आई एम बाई 2। और आई आर एम एस कितना है, तो आई आर एम एस आपका जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग कितना है, 5, यानी आई एम बाई 2। और यहां से आपको आई एम यानी पिक वैल्यू ऑफ करेंट कितना मिला, 10 एम्पियर। अब आपसे कह रहा है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आपका कितना मेजर करेगा। तो हम लोग अभी आपका देखें कि मूविंग आयरन जो है वो आपका एवरेज वैल्यू मेजर करता है और आई एवरेज आपका क्या होता है, आई एम बाई पाई। और आई एम कितना है, 10, और पाई आपका अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 3.18 एम्पियर आएगा। ये आपका 3.18 आपका एम्पियर आएगा। और 3.18 दैट मीन्स अगर आप इसका करेक्ट ऑप्शन आप देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी आपका जो है इसका करेक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द करेंट थ्रू द करेंट कॉइल of a wattmeter is given by I equal to 1 plus 2 sin omega t और voltage across the pressure coil is 2 plus 3 sin 2 omega t. The wattmeter will read, आपसे क्या कह रहा है, द करेंट थ्रू द करेंट कॉइल में जो करेंट आपका फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू ये है और वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल आपका ये है। आपसे कह रहा है कि वाटमीटर विल रीड, वाटमीटर आपका क्या रीड करेगा। तो हम लोग आपका जानते हैं कि हमें वाटमीटर क्या करता है, पावर को रीड करता है। तो हमें आपका आई और भी दिया हुआ है, तो हम लोग अगर आपका पीटी निकालें तो पीटी आपका क्या होगा, आई टी इंटू वी टी। तो आई टी आपका क्या है, 1 plus 2 साइन ओमेगा टी और वी टी आपका है 2 plus 3 साइन 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी। अब यहां पर आपका जो है हम लोग को आपका याद रखना होगा कि वाटमीटर जो आपका वैल्यू मेजर करता है वो आपका एवरेज वैल्यू मेजर करता है। वाटमीटर विल रीड एवरेज वैल्यू आपका मेजर करता है। यानी पहले हम लोग आपका क्या करते हैं, पीटी आपका निकाल लेते हैं और पीटी का एवरेज वैल्यू क्या होगा ये हम लोग आपका फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई आपका करेंगे तो 1 इंटू 2 आपका होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 ये आपका होगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस आपका 1 इंटू 3 ये आपका होगा 3 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 3 दूना 6 साइन ओमेगा टी इंटू साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। अब आप जानते हैं कि अगर आपका जो है साइनोसॉइडल वेव होगा यानी साइन या कोसाइन तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0। एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि वो आपका क्या होता है, उसका पॉजिटिव हाफ इक्वल टू होता है नेगेटिव हाफ के। उस केस में आपका साइनोसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहां पर आप देखिए
इसका हम लोग आपका जो है आसानी से आपका कर देंगे 0, लेकिन हम लोग आपका इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं साइनोसॉइडल के फॉर्म में, जिससे आपका क्या होगा, आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपका इसका एवरेज क्या होगा। तो हम लोग आपका यहाँ पर मैं एज इट इज लिख देता हूँ 2 + 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 sin 2 ओमेगा टी प्लस 6। यहाँ पर आपका देखें, हम लोग इसको अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं 2 sin A इंटू आपका जो है sin B क्या होता है, 2 sin A इंटू sin B, तो इसको मैं आपका लिख देता हूँ 3, और 2 sin A इंटू sin B आपका होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, cos A माइनस B। तो cos आपका जो है आप इसको A मान लीजिए, इसको B, तो ये आपका क्या होगा cos ओमेगा टी, तो cos A माइनस B आपका माइनस cos A प्लस B, तो 2 ओमेगा टी और ओमेगा टी ये क्या होगा 3 ओमेगा टी, ये आपका 3 ओमेगा टी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी साइनोसॉइडल, ये भी साइनोसॉइडल, ये भी आपका साइनोसॉइडल और ये भी आपका साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल में आपका साइन और कोसाइन दोनों वेव फॉर्म आता है। जब आप इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइनोसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू क्या होता है 0। तो ये आपका क्या होगा, इस सारे का एवरेज वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0, यानी आपका, और ये क्या है डीसी कंपोनेंट, तो डीसी कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होता है एवरेज वैल्यू, यानी ये आपका क्या होगा 2, यानी आई आपका जो है आई का पी एवरेज आपका जो होगा, पी एवरेज आपका इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मेजर होगा वो आपका क्या होगा 2 वाट। ये आपका किसके बराबर होगा 2 वाट। ठीक है, यानी यहां पर आपका आपसे क्या कह रहा है, द वाट मीटर विल रीड, तो वाट मीटर कितना रीड करेगा 2 वाट, यानी 63 का करेक्ट आपका क्या होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपसे आपका कह रहा है कि the AC bridge shown in the given figure is used to measure the impedance Z. If the bridge is balanced for oscillator frequency आपका F 2 kHz, the impedance Z will be। आपसे एक ब्रिज आपका दिया है जिसका ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी आपका मेंशन है, और ये आपका कह रहा है कि इस ब्रांच का इम्पीडेंस क्या होगा। तो हम लोग आपका जानते हैं कि आपका ब्रिज का मेजरमेंट आपका कब होता है, जब ब्रिज आपका बैलेंस होता है। ब्रिज आपका क्या होता है बैलेंस। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है Z1, ये आपका हम लोग मान लेते हैं कि ये है आपका Z2 और ये आपका है Z3 और Z4, ये आपका Z4। तो एट बैलेंस ऑपोजिट आर्म के इम्पीडेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है सेम होता है। तो Z1 Z3 इक्वल टू क्या होगा Z2 Z4। अब Z1 का वैल्यू अगर आपका देखें तो Z1 का वैल्यू क्या है Z2 का वैल्यू आपका हम लोग देख लेते हैं। तो Z2 का वैल्यू अगर आप निकालें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 300 प्लस ये आपका क्या है कैपेसिटेंस, आपका जो है ये आपका क्या है कैपेसिटेंस, जिसका वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये आपका कैपेसिटेंस है 0.398 माइक्रोफैराड। तो आपका कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस क्या होता है 1/j आपका ओमेगा सी। तो ये आपका क्या होगा 1/j ओमेगा। ओमेगा आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा आपका इक्वल टू होगा 2πf के, जहां पर 2π और f आपका कितना है 2 किलोहर्ट्ज। तो 2 × 10⁻3 यानी ये आपका क्या होगा ओमेगा का वैल्यू होगा 2π × 2 × 10⁻³ तो ये आपका 1/j ओमेगा, और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू है 0.398
माइक्रो यानी 10 टू पावर -6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका इक्वल टू होगा 300 माइनस जे 200। ये आपका क्या होगा, जे को ऊपर आप करेंगे, जे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका जे स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू होता है 300 माइनस जे 200। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका मिलेगा। फर्दर अगर आपका हम लोग तो यहाँ पर देखिए Z1 आपका जो है Z2, Z3 आपका है 500, Z4 का वैल्यू अगर हम लोग आपका निकालें तो Z4 का वैल्यू आपका क्या होगा, तो Z4 आप देखिए रजिस्टेंस कितना है 300 प्लस ये आपका रिएक्टेंस है तो J ओमेगा, ओमेगा यानी 2 पाई इंटू 10 टू पावर 3 और यहाँ पर आपका L क्या है तो 15.91 इंटू 10 टू पावर -3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आता है 300 प्लस जे 200, 300 प्लस जे 200, यानी आप वैल्यू रखिए तो Z1 का वैल्यू Z, Z3 का वैल्यू आपका है, Z3 का वैल्यू है 500, Z2 का वैल्यू है आपका 300 माइनस जे 200 और Z4 का वैल्यू है 300 प्लस जे 200। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी, ये आपका क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए j और j आपका है तो j आपका क्या होगा, जे स्क्वायर होगा और जे स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका होगा 200 का स्क्वायर। यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हम लोग लिखेंगे 9 पे 4 आपका 0 प्लस आपका 4 पे 4 0, यानी ये आपका क्या होगा 9 4 13 पे 4 0, यानी ये आपका क्या होगा 500 Z। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका 2 0 कैंसिल, Z आपका क्या हो जाएगा तो 5 दूना 10 5 6 30, ये आपका 260। Z का वैल्यू आपका क्या होगा 260 ओम। आपसे क्या कह रहा था Z का वैल्यू बताइए, तो ये आपका Z क्या होगा 260 आपका सिंपली, तो देखिए इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है 0, तो ये आपका क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। यानी इस आपका ब्रिज का में Z का वैल्यू क्या होगा तो 260 आपका जो है प्लस आपका J 0 ओम आपका होगा। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन with a current of 100 milliampere when potential difference across its terminal is 50 millivolt। आपसे क्या कह रहा है, the shunt resistance to enable the instrument to read up to 100 ampere is। आपको एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जो आपका फुल स्केल जब उसका डिफ्लेक्शन होता है तो आपका मेजर करता है 100 मिली एम्पियर और उसके अक्रॉस आपका अप्लाइड वोल्टेज कितना है 50 मिली वोल्ट, यानी ये आपका क्या है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहा है कि जब हम लोग वोल्टेज Vm अप्लाई करते हैं 50 मिली वोल्ट तो उस केस में जो करंट आपका मेजर हो रहा है इस मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो आपका है Im 100 मिली आपका 100 मिली एम्पियर। आप चाहें तो ये आपका क्या होगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है यानी PMMC आपका जो है मूविंग कॉइल आपका इंस्ट्रूमेंट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकाल सकते हैं क्योंकि वोल्टेज और करंट हमें पता है।
तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि Vm इक्वल टू आपका क्या होगा Im इंटू Rm। Vm का वैल्यू है 50 मिली वोल्ट और Im का वैल्यू है 100 मिली इंटू आपका Rm। तो मिली से मिली आपका कैंसिल, Rm का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका 50 बाई 100 यानी 0.5। अब आपका क्या कह रहा है कि हमें इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कराना है कितना, 100 एम्पियर। तो शंट जो रेजिस्टेंस आप इसमें कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा। तो फॉर measuring 100 एम्पियर, अब आपका जो है क्या करेंगे, इस मीटर में एक शंट रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट करेंगे जिससे कि ये इंस्ट्रूमेंट 100 आपका जो है एम्पियर को मेजर करेगा। और जो रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट करते हैं शंट, वो क्या होगा, मीटर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। तो मीटर का करंट क्या है Im, शंट फील्ड का करंट मान लेते हैं ISH। तो अब जो टोटल करंट होगा वो I इक्वल टू क्या होगा, ISH प्लस Im। हमें मेजर कराना है I आपका करंट यानी 100 एम्पियर। तो हम लोग आपका जानते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या होता है, M इक्वल टू I अपॉन Im। I आपका क्या है, मेजरिंग करंट जो हमें आपका रिक्वायर्ड है। तो मेजर कितना करना है 100, जबकि आपका शंट फील्ड वाइंडिंग का शंट फील्ड आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किए हैं, उस समय ये आपका करंट कितना मेजर कर रहा है, तो ये आपका करंट उस समय मेजर कर रहा है 100 मिली एम्पियर। ये आपका 100 मिली एम्पियर यानी 10 टू पावर माइनस 3, यानी मल्टीप्लाइंग आपका फैक्टर कितना आया 1000। अब आपका हम लोग जानते हैं कि शंट फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, तो RSH इक्वल टू होता है RM अपॉन M-1। RSH इक्वल टू होता है RM अपॉन M-1। तो RM आपका क्या है, मीटर का रेजिस्टेंस जो हम लोग अभी आपका फाइंड आउट किए थे, जिसका वैल्यू कितना है 0.5। तो ये आपका 0.5 अपॉन M का वैल्यू कितना है 1000 माइनस आपका जो है 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आपका वैल्यू आता है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू होगा RSH का, ये आपका आएगा 5.005 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ओम। 5.005 इंटू 10 टू पावर आपका माइनस 4 ओम, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा 5.005 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ओम, यानी 94 का करेक्ट आपका ऑप्शन क्या होगा डी। यानी अगर आप इस आपका इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं टू मेजर 100 एम्पियर, तो इस आपका जो है इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस शंट फील्ड रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ डिजिटल वोल्टमीटर हैज अ रीड आउट रेंज फ्रॉम 0 टू आपका 9999 काउंट्स व्हेन फुल स्केल रीडिंग इज 9 पॉइंट आपका जो है 999 वोल्ट, द रिजोल्यूशन ऑफ द फुल स्केल रीडिंग इज। आपसे क्या कह रहा है कि रिजोल्यूशन आपको क्या होगा ये बताना है। तो यहां पर आपका रीड आउट रेंज जो है वो आपका कितना है 0 टू आपका 9999 काउंट्स और फुल स्केल रीडिंग जो है, फुल स्केल रीडिंग जो है ये आपका दिया है 9.999 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि रिजोल्यूशन आपको बताना है। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन इक्वल टू होता है आपका
फुल स्केल रीडिंग अपॉन आपका टोटल काउंट्स। फुल स्केल रीडिंग अपॉन आपका क्या होता है, टोटल काउंट्स। तो टोटल काउंट यहां पर अगर आप देखें तो टोटल आपका काउंट कितना है, तो फुल स्केल रीडिंग आपका दिया हुआ है 9.999 और फुल स्केल आपका जो है टोटल काउंट कितना है, तो ये आपका टोटल काउंट होगा 9999, ये आपका 9999। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10⁻³ आपका क्या होगा, वोल्ट, यानी आप इसको कह सकते हैं 1 मिली वोल्ट। यानी रिजोल्यूशन ऑफ दिस आपका इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, 1 मिली वोल्ट। ये आपका क्या होगा, 1 मिली वोल्ट, यानी 95 का आपका क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, कह रहा है अ CRO स्क्रीन हैज 10 डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल if the voltage signal 5 sin 314 t plus 45 degree is examined with a line base setting of 5 millisecond per division, then number of cycles of signal displayed on the screen will be। आपसे क्या कह रहा है कि एक आपका CRO आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो हॉरिजॉन्टल आपका स्केल है, क्या कह रहा है कि CRO स्क्रीन हॉरिजॉन्टल स्केल डिवीजन आपका कितना है, 10। वोल्टेज जो सिग्नल आपका है वो आपका है 5 sin 314 t प्लस 45 डिग्री। और टाइम बेस आपका सेटिंग, ये आपका क्या होगा, टाइम बेस सेटिंग, ये आपका दिया है कितना, 5 मिलीसेकेंड पर डिवीजन। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ सिग्नल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन क्या होगा, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स displayed number of cycles displayed on screen क्या होगा। क्वेश्चन आपका जो है सिंपली क्या कह रहा है कि एक आपका जो है CRO है, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको आपका जो है वोल्टेज का जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वो आपका ये वोल्टेज का सिग्नल है, और उस CRO पर आपका 10 हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, और उस CRO का टाइम बेस सेटिंग जो है वो 5 मिलीसेकेंड पर डिवीजन है। आपसे कह रहा है कि अगर आप इस सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो कितना नंबर ऑफ साइकिल्स उस आपका CRO स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, CRO स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले हम लोग आपका जो है ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो सिग्नल आपका डिस्प्ले होगा CRO स्क्रीन पर उसका आपका टाइम क्या होगा। तो टोटल टाइम आपका रिप्रेजेंटेड ऑन CRO स्क्रीन, ये आपका क्या होता है, तो टाइम बेस सेटिंग इनटू नंबर ऑफ आपका डिवीजन। तो टाइम बेस सेटिंग क्या है, 5 मिलीसेकेंड पर डिवीजन, 5 मिलीसेकेंड पर डिवीजन,
और टोटल आपका डिवीजन कितना है CRO पर, तो 10 आपका डिवीजन, यानी जो आपका वैल्यू आएगा ये आपका क्या होगा 50 मिली सेकेंड, ये आपका क्या होगा 50 मिली सेकेंड, यानी जो सिग्नल आपका डिस्प्ले होगा कहाँ CRO पर, उसका जो टोटल टाइम होगा उसका वैल्यू क्या होगा 50 मिली सेकेंड। अब हमें आपका जो है एक सिग्नल का टाइम क्या होगा अगर पता हो जाता है तो आप क्या करेंगे, टोटल टाइम अपॉन आपका एक सिग्नल का टाइम डिवाइड आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स मिल जाएगा। तो हम लोग आपका क्या करते हैं, सबसे पहले सिग्नल का टाइम आपका क्या होगा ये आपका निकाल लेते हैं, सिग्नल का टाइम आपका क्या होगा ये आपका हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग आपका जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f, और आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो ये आपका t। अब आपका ये जो सिग्नल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसका वैल्यू कितना है, तो सिग्नल जो आप अप्लाई कर रहे हैं इसका आप फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है 314, ये आपका 314। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, और ये आपका क्या होगा 2 पाई बाई 314। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 20 मिली सेकेंड के आपका अप्रॉक्स होगा, ये आपका 20 मिली सेकेंड के। तो ये आपका क्या है टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, ये आपका क्या है टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। हमने आपका कहा कि एक सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है 20 मिली सेकेंड, और टोटल टाइम पीरियड जो आपका रिप्रेजेंट हो रहा है आपका CRO स्क्रीन पर उसका वैल्यू कितना है, तो ये आपका अभी हम लोग निकाले हैं जिसका वैल्यू हम लोग निकाले आपका ये आपका है 50 मिली सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल्स आपका ऑफ सिग्नल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन यहां से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, नंबर ऑफ साइकिल्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, ये आपका क्या होगा, तो देखिए टोटल आपका जो है टाइम, टोटल टाइम रिप्रेजेंटेड ऑन आपका जो है CRO स्क्रीन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, पीरियड ऑफ सिग्नल। तो टोटल टाइम आपका क्या है 50 मिली सेकेंड, हम लोग आपका अभी फाइंड आउट किए थे, ये कितना है 50 मिली सेकेंड, तो 50 मिली सेकेंड अपॉन एक सिग्नल का टाइम कितना है 20 मिली सेकेंड। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 2.5, यानी इस आपका CRO पर जो नंबर ऑफ साइकिल आपका रिप्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा 2.5, यानी 2.5 साइकिल्स आपका रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, आई होप आपका जो है ये क्वेश्चन आपका जो है क्लियर होगा। अगर आपको किसी तरह के आपका डाउट होते हैं तो आप जो है हमें से कनेक्ट कर आपका कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि एक आपका जो है बहुत ही अच्छे पोस्ट पर जाने के लिए आपका, और इसमें आपका जो है टाइम भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका जो है HPSC लेक्चरर का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट आप ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को आपका जो है और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।